अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम भाई। अभी तक 5 लोगों ने ज्वाइन किया, चलें स्टार्ट करते हैं। बाकी फिर अगर जैसे जैसे आते जाएंगे तो कंटिन्यू करते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है टाइम कम होता है। 1 आवर के बाद जो है वो वैसे ही मीटिंग एंड हो जाती है। अच्छा, किसी के पास एडमोब है शेयर करने के लिए? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो मोनेटाइजेशन की साइड पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चलें, अगर नहीं नहीं है, भाई। अभी अगर किसी के पास नहीं है तो चलें मैं डायरेक्टली वैसे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बेसिक्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मीडिएशन में क्या क्या चीज़ें हमारे पास ज़रूरी होती हैं। फिर उसके बाद कुछ केपीआईज़ को डिस्कस करेंगे, मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मीडिएशन और उसके बाद जो हमारी कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मीडिएशन जो है या मोनेटाइजेशन है, बेसिकली दो सेशंस के अंदर ही हम वाइंड अप कर लेंगे। लास्ट सेशन में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि गूगल प्ले हमें डायरेक्टली एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है मोनेटाइज विद प्ले का, जिसमें हम अपनी कुछ सर्विसेज को या अपनी ऐप के अंदर कुछ मौजूद फीचर्स को क्या करते हैं, प्रीमियम करते हैं। ठीक है। और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, या तो इन ऐप परचेजेस या वन टाइम प्रोडक्ट्स के थ्रू जो है, सब्सक्रिप्शंस के थ्रू जो है ना, वो सर्विसेज अपने यूज़र्स को ऑफर कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ एक और फीचर अवेलेबल होता है गूगल की तरफ से, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने बहुत सारे फीचर्स को एज अ पेड फीचर नहीं रखते हैं, बल्कि हम उसको फ्रीमियम के तौर पे लेके जाते हैं कि वो फीचर्स तो फ्री होते हैं, बट हम उसके ऊपर कोई एड्स या इस तरह की जो स्ट्रेटजीज हैं वो यूज़ करते हैं टू जनरेट सम रेवेन्यू। अब ये जो चीज़ है बेसिकली ये सिर्फ गूगल ही प्रोवाइड नहीं करता है, बहुत सारे दूसरे मार्केट के अंदर मोनेटाइजेशन नेटवर्क्स मौजूद हैं जो कि आपको सर्विसेज देते हैं कि आप अपनी ऐप के अंदर एड्स को इंटीग्रेट करें डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, डिफरेंट प्लेसमेंट्स के ऊपर, और उन प्लेसमेंट से फिर आप क्या करें, रेवेन्यू जनरेट करें। अब ये जो एड्स हैं बेसिकली ये इसी तरीके से कह रहे हैं जिस तरीके से पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक दौर था, या फिर हमारे पास एक सिंपल बिल बोर्ड्स का दौर था जिसमें हम डिफरेंट एड्स यूज़ करते थे। और उसके बाद यहाँ कोई एक ऐसा एडवर्टाइज़र जो कि अपना एड रन कर रहा होता था, वो उस एड के लिए पे करता था, और जिस की वो प्लेसमेंट होती थी उसको पे करना पड़ता था। तो सेम इसी तरीके से गूगल ने क्या किया कि डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ, डिफरेंट ऐप्स के साथ, गेम्स के साथ पार्टनरशिप्स की होती हैं। और बेसिकली वो डायरेक्ट पार्टनरशिप्स तो नहीं होती, वो आप उनके एडमोब या इस तरीके से प्लेटफॉर्म के थ्रू गेन करते हैं वो प्लेसमेंट्स। और फिर उसके बाद आप एडमोब या फिर जिसकी भी जिस जो भी आप एडवर्टाइज़र यूज़ कर रहे होते हैं, मोनेटाइजेशन नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी एस अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। और उन एस के थ्रू फिर आप क्या करते हैं, उनके डिफरेंट एड फॉर्मेट्स को जो है वो अपने ऐप के अंदर डिफरेंट प्लेसमेंट्स क्रिएट करके वो आप ऐड जो है वो जनरेट इम्बेड करते हैं। अब ये ऐड एम्बेडिंग जो है ना, डायरेक्टली आपको पता है कि सारा सारा रिलेटेड काम है आपके डेवलपमेंट साइड पे। और उसमें फिर हमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने की, वो बेसिकली क्या होती है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि गूगल की तरफ से कौन कौन से हमारे पास एड फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, किन किन प्लेसमेंट्स के ऊपर हम एड्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और क्या क्या जो है वो हमारे पास स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। और उसके अलावा फिर हमें क्या क्या मेट्रिसेस जो है ना वो गूगल ऑफर करता है टू एवेल्यूएट आवर एड्स परफॉर्मेंस। अब सबसे पहले अगर मैं बात स्टार्ट करूं ऐड फॉर्मेट्स के ऊपर, अब ऐड फॉर्मेट्स में हमारे पास डिपेंड करता है कि आपके पास ऐप किस तरह की है। उसमें हमारे पास फिर कौन कौन से ऐड फॉर्मेट्स जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह नॉर्मली बिलीव की एक चीज़ ये की जाती थी कि जो हमारे पास रिवॉर्डेड वीडियो एड्स हैं या रिवॉर्डेड इंडस्ट्रियल एड्स हैं, वो ये क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आगे आगे आपको ये इसमें डिटेल से भी बताऊंगा। ये थोड़ा सा ना कह लें कि ये ऐसे कंसीडर किया जाता था कि ये जस्ट एक गेम्स के लिए ही डिज़ाइंड एड्स हैं, बट ऐसा नहीं है। आप इनको ऐप्स के अंदर भी अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बट यू शुड नो कि आपको उसको यूज़ किस तरीके से करना है, आपको क्या रिवॉर्ड देना है यूज़र को, किस प्लेसमेंट के पे आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और आपने अगर वो प्लेसमेंट खुद उसके लिए जनरेट करनी है तो वो प्लेसमेंट को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पहले। अब मैं अगर ऐड फॉर्मेट्स पे सबसे पहले बात करूं तो ऐड फॉर्मेट्स हमारे पास इस तरह से होते हैं। हमारे पास जैसे बैनर एड्स हैं, नेटिव एड्स हैं, देन उसके बाद
हमारे पास इंडस्ट्रियल एड्स हैं, रिवॉर्डेड वीडियो एड्स हैं, उसके बाद फिर हमारे पास रिवॉर्डेड इंडस्ट्रियल एड्स हैं। रिसेंटली गूगल ने एक और एड्स जो है वो फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया था इमर्सिव एड्स का। इमर्सिव एड्स बेसिकली डायरेक्टली को रिलेट करता है आपकी गेमिंग एड्स के साथ। तो वो आप उसको कह सकते हैं कि अच्छा वो एक स्पेसिफिकली गेम्स के रेलिवेंट है। बाकी जो जितने भी एड्स मैंने आपको बताए हैं वो आपने उनको ऐसे ही कंसीडर करना है कि ये आपकी एप्स के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। जिस तरह ये आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं। अच्छा, सबसे पहले ऐड फॉर्मेट्स को अब हमने डिस्कस कर लिया। अब होता क्या है, मैं प्रोसेस आपको कुछ एक सेकंड मुझे चेक कर लेने दें यहाँ पे। चलिए, अच्छा, अब सपोज करें आपने क्या किया, हम एक प्रोसेस को लेके चलते हैं। आपके पास ऐप, आपने एक ऐप डेवलप कर ली, हम ऐप के सिनेरियो को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने जब ऐप डेवलप कर ली तो ऐप डेवलप करने के बाद आप आपका सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी ऐप के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्लेसमेंट्स हैं जिनके ऊपर आप ऐड क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। कहाँ पे जाके मैं बैनर ऐड लगा सकता हूँ, कहाँ पे मैं नेटिव ऐड लगा सकता हूँ, कहाँ पे इंडस्ट्रियल एड्स लगा सकता हूँ। बैनर ऐड बेसिकली आपका एक ऐसा ऐड है जो कि आपके या तो किसी भी स्क्रीन के लेआउट के टॉप पे आ सकता है या फिर बॉटम पे आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपको लेआउट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेआउट अगर आपको नहीं भी अंडरस्टैंडिंग तो आप अपने डेवलपर्स को कहेंगे, तो उनको पता है कि लेआउट्स आपके पास क्या हैं, वो उन्हीं एक्टिविटीज़ की लेआउट्स के अकॉर्डिंगली जो है ना वो उसको इंटीग्रेट करके दे देंगे। अच्छा, अब आपके पास एक नेटिव ऐड होता है। नेटिव ऐड को आप इन बिटवीन भी अगर कहीं लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और उसके बाद उसका साइज़ एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। नेटिव इसी तरह बैनर के अंदर भी एक कोलैप्सिबल का फीचर मौजूद होता है, बट ये है कि वो फॉर परमानेंटली आपका वो जो आप बड़े साइज़ के अंदर आता है वो अवेलेबल नहीं होता, उसको आपको क्लैप्स करके फिर एट दी एंड छोटे साइज़ में क्लैप्स करवाना पड़ता है। इसी तरह आपके पास फुल स्क्रीन एड्स होते हैं। फुल स्क्रीन एड्स में हमारे पास ऐप ओपन ऐड है, फिर इंडस्ट्रियल ऐड है, रिवॉर्डेड ऐड है, रिवॉर्डेड वीडियो ऐड भी है, रिवॉर्डेड इंडस्ट्रियल भी है। अच्छा, अब ये सारे के सारी आपके पास ये जो फॉर्मेट्स हैं, अब आपने इनके लिए सपोज करें कहीं ना कहीं प्लेसमेंट बनानी है। अब बैनर ऐड के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपके पास स्प्लैश आया, उस स्प्लैश के लिए आपने क्या किया, एक बैनर ऐड इंटीग्रेट कर दिया। अब उस बैनर ऐड को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो बैनर ऐड बेसिकली आपको ऐड सर्व कैसे करेगा, फिर उसके अगेंस्ट आपके पास कौन कौन सी KPIs हैं हम वो भी देख लेंगे। अच्छा, सपोज करें आपने जैसे ही ऐप को लॉन्च किया। अब लॉन्च करने के बाद सबसे पहले क्या होगा, आपकी जो SDK है वो इनिशियलाइज होगी। SDK इनिशियलाइज होने के बाद आप क्या करोगे, उस ऐड को रिक्वेस्ट करोगे। जब आपने ऐड को रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद गूगल क्या करता है कि आपका जो यूज़र होता है उसके कुछ चीज़ें चेक करता है, लाइक उसकी वो चेक करेगा डिवाइस कौन सी है, उसकी लोकेशन को चेक करेगा, फिर उसके बाद उसकी लैंग्वेज को चेक करेगा। लैंग्वेज को चेक करने के बाद उसकी ऐड प्रेफरेंसेस को चेक करेगा। फिर वो डिसाइड करेगा कि अच्छा इस यूज़र के लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक ECPM का ऐड मौजूद है कि नहीं है। ECPM क्या होता है वो हम आगे जाकर, मैं जब आपको मैट्रिसेस कुछ समझाऊंगा तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली आपके जो एडवर्टाइजिंग आईडीज़ होती हैं उनके थ्रू गूगल क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। अब जब गूगल ने देखा कि अच्छा ये मेरे पास स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस वाला यूज़र मौजूद है, इसके लिए एक बैनर ऐड जो है वो रिक्वेस्ट किया गया है। वो सारी की सारी चीज़ें को चेक करेगा। चेक करने के बाद वो देखेगा कि अच्छा अभी इस टाइम पे इस यूज़र के लिए मेरे पास कोई ऐड मौजूद है या नहीं है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आपने ऐड रिक्वेस्ट किया तो वो वहाँ पे ऐड क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। फिर उसके बाद जहाँ पे आपने उसको शो करवाना हुआ आप उसको शो करवा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ KPIs जो है ना वो मैटर कर रही होती हैं, जो कि आपको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आप क्या करते हो, ऐड को रिक्वेस्ट करते हो। तो सबसे पहले आपकी जो चीज़ जाती है वो रिक्वेस्ट होती है। तो आपके पास सबसे पहले नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट आती हैं। नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट के बाद आपके पास वो रिक्वेस्ट क्या होती हैं, मैच होती हैं। तो आपको मैच रिक्वेस्ट कैलकुलेट करना पड़ती हैं,
ठीक है, मैं इसको MR कह लेता हूँ सपोज। मैच रिक्वेस्ट के बाद आपको क्या करना पड़ता है, मैच रिक्वेस्ट जब आपने कैलकुलेट कर ली, फिर उसके बाद आपको यूज़र को इंप्रेशन सर्व करना पड़ते हैं। तो IMP इसके लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या की, रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट के बाद वो रिक्वेस्ट मैच हुई या नहीं हुई, फिर उसके बाद अगर मैच हो गई है तो आपके पास मैच रिक्वेस्ट आ जाएंगी, देन उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इंप्रेशन आ जाएगा। अब ये मेरे पास देखने के लिए 3 तरह के जो है वो पैरामीटर्स आ गए, KPIs आ गई। अच्छा, एक और चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, सॉरी, एक आपके पास डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, और एक आपके पास मैट्रिसेस होते हैं। जब भी आपने कैलकुलेशंस में जाना है, जब भी आपने एनालिटिक्स को स्टडी करना है, वो बेशक एडमोब के एनालिटिक्स हों, बेशक वो आपके गूगल प्ले के एनालिटिक्स हों, बेशक आपके किसी एनालिटिकल टूल के, फायरबेस है, GA4 है, या कोई एडजस्ट, एप्स फ्लायर, कोई भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें 2 तरह के जो है वो मैट्रिस आपके पास ना पैरामीटर्स होते हैं। एक आपके पास डायमेंशंस होती हैं, एक आपके पास मैट्रिसेस होते हैं। और डायमेंशन जो है ना वो बेसिकली आपको बता रही होती हैं या आपको आंसर कर रही होती हैं व्हेन, और उसके बाद वेयर, कुछ इस तरह की चीज़ों का W क्वेश्चंस जो आपके होते हैं ना, वो आपको जो भी आंसर करेगा वो आपको कौन सी चीज़ करेगी, आपको डायमेंशंस करेंगी। लाइक कंट्री कौन सी है, उसके बाद ऐड फॉर्मेट कौन सा है, विच ऐड फॉर्मेट, उसके बाद विच ऐड यूनिट, इस तरह की जो चीज़ें, विच ऐड ऐप वर्जन अगर आप चेक करना चाहते हो, तो ये सारी की सारी जो आपके पास आप कैलकुलेशंस आएंगी वो आपके डायमेंशंस के उसके अंडर फॉल करेंगी, ठीक है। सेकेंडली दूसरी जो चीज़ होती है वो आपके पास मैट्रिसेस होते हैं। उन डायमेंशंस को आंसर करने के लिए कि हाउ मैच, या हाउ मच या हाउ मैनी का जो आपको आंसर है वो आपके मैट्रिसेस का रहे हैं। लाइक हाउ मैनी ऐड रिक्वेस्ट यू सेंड फॉर दैट वर्जन, आप कोई भी इसमें केस जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हाउ मैनी ऐड इंप्रेशन सर्व्ड अगेंस्ट दैट ऐड रिक्वेस्ट, या कुछ भी इस तरीके से। अच्छा, ये आपके पास एक थोड़ा सा आपको डिफरेंस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जब भी आप एनालिटिक्स या इस तरह की चीज़ों के अंदर आते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने यूज़र के लिए रिक्वेस्ट सेंड की थी। अब वो रिक्वेस्ट मैच हुई है या नहीं हुई है, हमें ये चीज़ कैलकुलेट करना पड़ती है। तो उसके लिए हमारे पास मैच रिक्वेस्ट के लिए जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आता है मैच रेट। अब मैच रेट के लिए हमारे पास फिर जो चीज़ें हैं वो आप ये समझ लें कि अगर सपोज करें मैंने मैच रेट कैलकुलेट करना है तो मैं मैच रिक्वेस्ट को डिवाइड कर दूंगा अपनी टोटल रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा आप देखिएगा, ये जो फॉर्मूला है वो इसी तरह रिवर्स जाता जाएगा। मैंने अपनी मैच रेट को कैलकुलेट करना है तो मैं अपने मैच रिक्वेस्ट को डिवाइड करूंगा अपनी रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये चीज़ को। अच्छा, जब उसके बाद मेरे पास मैच रिक्वेस्ट आ गई जिसमें मैंने क्या किया था कि 1000 रिक्वेस्ट की थी, और 1000 रिक्वेस्ट के अगेंस्ट सपोज करें मेरे पास 600 जो है वो रिक्वेस्ट मैच हो चुकी हुई हैं। तो मतलब ये हुआ कि मेरा जो मैच रेट है वो 60% है। अब वो मेरे पास ऑब्वियसली आप एग्जांपल लेके चल रहे हैं बैनर ऐड की। बैनर ऐड का नॉर्मली अगर हम देखें तो 99+ जो है ना आपके पास मैच रेट आपको मिल जाता है नॉर्मली। लेकिन चलें सपोज के लिए हम अभी कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास 60% मैच रेट है किसी भी कंडीशन, वो आपके पास आगे जाके हम देखेंगे उसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। जब आप जो है वो EC पे फ्लोर्स कर रहे होते हैं, कैपिंग्स कर रहे होते हैं, या फिर आपके पास रिफ्रेश रेट वगैरह हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आपके पास जो मैच रेट है वो क्या हो रहा होता है, इफेक्ट हो रहा होता है। अब देखिए सपोज करें मैंने आपके पास रिक्वेस्ट कर ली, रिक्वेस्ट के बाद मेरे पास मैच रिक्वेस्ट आ गई। अब मैंने क्या करना है, यूज़र को इंप्रेशन सर्व करने। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम इन KPIs के साथ कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो हम उसको डायरेक्टली अपनी इंप्रेशंस को या फिर डायरेक्टली अपने जो क्या नाम है इंप्रेशंस होते हैं या अर्निंग्स होती हैं उनको अपनी रिक्वेस्ट के साथ जो है ना वो मैप कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना है आपने। अब आपके पास सपोज करें इन 1000 रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आपको 500 जो है वो इंप्रेशन सर्व हुए हैं, ठीक है। जब आपके पास 1000 रिक्वेस्ट के अगेंस्ट 500 इंप्रेशन सर्व हुए हैं तो आपने ये नहीं कह लेना कि आपका जो शो रेट है, यहाँ पे एक और KPI जो आती है वो शो रेट की आती है। अब शो रेट आपका 50% नहीं है कि 1000 रिक्वेस्ट के अगेंस्ट मुझे 500 इंप्रेशन सर्व हो गए, ऐसा नहीं है। अब बेसिकली क्या होगा कि आपके पास इंप्रेशन जो है ना वो मैच रिक्वेस्ट के अगेंस्ट सर्व होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है।
अब आपको जो बेसिकली जो चीज़ डिवाइड करनी है वो आपने इंप्रेशंस को डिवाइड किस पे करना है, अपनी मैच रिक्वेस्ट के ऊपर। सॉरी ये थोड़ा सा, जब आप अपनी इंप्रेशंस को अपनी मैच रिक्वेस्ट के ऊपर डिवाइड करेंगे, लाइक आप 500 को डिवाइड करेंगे 600 के ऊपर, वो जो आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो वो जो आपके पास वैल्यू आएगी बेसिकली वो आपका क्या होगा, शो रेट होगा, ना कि आपका 500 डिवाइडेड बाय 1000 जो कि आपकी ओरिजिनल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट थी। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, मैच रेट भी आ गया, शो रेट भी आ गया। फिर उसके अगेंस्ट आपको क्या होगा, कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। अब रेवेन्यू जनरेट बेसिकली ईसीपीएम का मैंने थोड़ा सा पहले वर्ड एक यूज़ किया था, तो आप 1000 इंप्रेशंस के अगेंस्ट जो आपको रेवेन्यू मिल रहा होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, ईसीपीएम होता है। अगर आपके पास मल्टीपल ऐड रिक्वेस्ट है, मल्टीपल लाइक मिलियंस ऑफ ऐड रिक्वेस्ट है, मिलियन ऑफ मैच ऐड रिक्वेस्ट है, या फिर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंप्रेशंस है, तो अब आपने ईसीपीएम कैलकुलेट करना हो तो आप सिंपली आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी अर्निंग है, अर्निंग के लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे फार्मूलाज इसी तरह यूज़ कीजिएगा। मैं आपका एक ऑर्डर जनरेट कर देता हूँ, अभी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, तो उससे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे मे भी थोड़ा टाइप करना मुश्किल है, मैं देखता हूँ अगर वर्ड काउंटर पे ये चीज़ ईजीली हो सकती है तो। ओके, सबसे पहले हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी हमारे पास मैच रेट की, फिर उसके बाद हमने बात की है शो रेट की, फिर उसके बाद हमने बात की है अर्निंग्स की, और इन सबसे पहले हमने बात की है रिक्वेस्ट्स की, मैच रिक्वेस्ट की, और उसके बाद इम्प्रेशंस की, ठीक है। अगर तो आपके पास मैच रेट आपने कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपकी जो मैच रिक्वेस्ट्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे अपनी ओरिजिनल रिक्वेस्ट के ऊपर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मैच रेट आ जाएगा। सिंपली इसी तरह जब आप शो रेट के लिए जाएंगे तो शो रेट के लिए आप क्या करोगे, इंप्रेशंस को डिवाइड करेंगे अपने मैच रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। वही अगेन वही बात कि आपने रिक्वेस्ट पे नहीं जाना है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे आप फिर अगेन 100 के साथ। अर्निंग्स के साथ बात करेंगे तो अर्निंग के लिए मैंने बेसिकली आपको क्या कहा है कि आपका एक ईसीपीएम होता है, और अगर इस ईसीपीएम को आप अपने नंबर ऑफ इम्प्रेशंस के साथ मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो 1000 के साथ, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी अर्निंग्स आ जाएंगी। इसी तरह अगर आपने क्या करना है, ईसीपीएम कैलकुलेट करना है, तो आप अपनी अर्निंग्स को क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, इम्प्रेशंस। सेम इस तरीके से सपोज अर्निंग्स इज इक्वल, ईसीपीएम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अर्निंग्स मल्टीप्लाई बाय 1000 और इस पूरे को आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इम्प्रेशंस के साथ। सेम इसी तरह अगर आपने पर इम्प्रेशन रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, तो पर इम्प्रेशन रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ अपने टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशंस कैलकुलेट करने हैं, तो वो आप क्या कर सकते हो, पर इम्प्रेशन रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो आप ईसीपीएम को डिवाइडेड बाय कर दोगे 1000। सॉरी ये ऊपर टाइप हो गया, पर इम्प्रेशन रेवेन्यू लेना है तो आप क्या करोगे, सिंपली अपने ईसीपीएम को
डिवाइड कर दोगे 1000 के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपने ये सारे मैट्रिसेस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसमें अगर आपने मैच रिक्वेस्ट कैलकुलेट करनी हो तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय सिंपली मैच रेट को 100 से करें और डिवाइड कर दें अपनी किसके साथ, रिक्वेस्ट के साथ। इसी तरह अपने शो रेट को अपनी मैच रिक्वेस्ट कैलकुलेट करनी है तो वो वहाँ पे भी आप अपने क्या कर सकते हो, या इंप्रेशंस कैलकुलेट करने हैं तो वो भी आप सिंपली इन फार्मूलाओं को क्या कर सकते हो, रिवर्स में यूज़ कर सकते हो। कोई भी एक कोई एक आपको मतलब मैट्रिक कैलकुलेट करना है तो आप इन्हीं फार्मूलों को वाइस वर्सा में यूज़ कर सकते हो सेम। जोई भाई आपका क्वेश्चन है अभी भी कोई? नहीं नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक मैं रेज डाउन कर देता हूँ। हाँ इसको हैंड को। अच्छा अभी किसी के पास है एडमोब जो स्क्रीन शेयर कर सकता हो काइंडली? अच्छा चलें ठीक है। हमने दो तरह की चीज़ें डिस्कस की हैं, मैट्रिसेस को और डायमेंशंस को। अब आपके पास जब भी आपने एनालिटिक्स को देखना है तो एनालिटिक्स के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ एडमोब के ही स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं। मैं अगर ये आपके साथ शेयर करता हूँ, अच्छा सब अभी ये आप देख सकते हैं आपके पास एडमोब में जब आप आते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट, उसके बाद उसके अगेंस्ट आपकी एड अर्निंग्स, आपके टोटल इंप्रेशंस, फिल रेट जिसको आप नॉर्मली शो रेट भी कह रहे होते हैं, फिर उसके बाद बेसिक, लेकिन फिल रेट और शो रेट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जब आप डायरेक्टली सिंपल एडमोब के नेटवर्क को यूज़ कर रहे होंगे तो आप शो रेट की बात करेंगे, जब आपके पास मीडिएशन नेटवर्क्स यूज़ हो रहे होंगे डिफरेंट तब आप जो है वो फिल रेट के ऊपर बात करेंगे। फिर आपके पास ECPM आता है, साथ ही प्रीमियम का ECPM हो तो वो भी आता है। अच्छा कैलकुलेशंस मैंने आपको बता दी हैं किस तरीके से करनी है। ये आपके पास मैंने आपको बताया था कि बैनर ऐड बेसिकली क्या होता है कि आपका एक ऐसा ऐड है जो कि आपके या तो आइदर एक्टिविटी के टॉप पे आएगा या फिर बॉटम पे आएगा। आपका इंडस्ट्रियल ऐड बेसिकली एक फुल स्क्रीन ऐड होता है जिसमें आइदर इमेज सर्व हो सकता है या फिर एक वीडियो भी सर्व हो सकती है 5 to 15 सेकंड की, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है यूज़र उसको मतलब यूज़र के पास ऑप्शन आ जाएगा उसको कैंसिल आउट करने का। अगर वो फर्दर उसको वॉच करना चाहता है तो वो वॉच भी कर सकता होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता जिस तरीके से आपको रिवॉर्डेड एड्स की फॉर्म में रिवॉर्ड मिल रहा होता है। ये आपके पास कुछ इंसाइट्स होते हैं। ये इंसाइट्स आपको तब तक नहीं मिलते जब तक आप अपने एडमोब को अपनी फायरबेस के साथ कनेक्ट नहीं करते। अगर आपके पास किसी भी आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपके पास फायरबेस कनेक्टेड है आपके एडमोब के साथ तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज़ जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि आपके पास जो भी आपके पास ऐड फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, उन ऐड फॉर्मेट्स के अगेंस्ट एक बेंचमार्क होता है। उन बेंचमार्क के अकॉर्डिंगली आपको मैच रेट या फिर शो रेट जो है वो
गेट करना पड़ता है। सपोज करें मेरे पास, मैं अगर बैनर की बात करूं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बैनर के अगेंस्ट नॉर्मली आपके पास 100% तक मैच रेट होता है, शो रेट भी आपको 90% प्लस जो है ना वो बैनर के अगेंस्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला बेंचमार्क मीट नहीं हो रहा है तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी रिक्वेस्ट को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ये ऐसा सिनेरियो नहीं है कि आप कहें कि बस मेरा काम सिर्फ ऐड को रिक्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं होता। ज़ुहैब भाई आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बेहतर बता सकते हैं कि आपकी जो मैच रेट है उनको या आपके शो रेट्स बेसिकली जो है उनको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मज़ीद क्या करना पड़ता है, आपको अपनी रिक्वेस्ट को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है कि आपको किस पॉइंट पे जो है वो रिक्वेस्ट भेजनी है, किस पॉइंट के ऊपर जाके जो है वो आपको ऐड को जो है वो शो करवाना है। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल टाइम जो है वो सेम ऐड यूनिट के ऊपर जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हो, मल्टीपल टाइम आप जो है ना वो उस रिक्वेस्ट को बस ऐसे ही कॉल करवा देते हो किसी ऐसी प्लेसमेंट के ऊपर जिसके बाद उसका शो होना जो है वो चांस कम हो। सपोज करें आप कहते हो कि यार मेरे पास एक ऐसी ऐड प्लेसमेंट है, वो किसी एक सपोज करें सेटिंग्स की स्क्रीन के अंदर जाके जो है वो ऐड को शो करवाएगी, उसकी रिक्वेस्ट जो है ना वो जस्ट ऐप के लॉन्च के ऊपर कर देना जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक अक्लमंदी की बात है। तो आपको पहले उसको स्ट्रेटेजाइज करना है कि मुझे इस प्लेसमेंट के लिए या इस फॉर्मेट के लिए कहाँ पे जाके जो है वो अपनी ऐड को रिक्वेस्ट करना है। सेम इसी तरह आप इंडस्ट्रियल्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल का मैच रेट भी इसी तरीके से इतना ही होता है, 95% प्लस पे चला जाता है, बट उसका जो शो रेट है वो 70s या 80s में जो है वो नॉर्मली होता है। अगर 70s या आपका 80 से बिलो है तो आपको उसको भी ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। आई थिंक किसी का क्वेश्चन है? जी जुहेब भाई। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि हम जितने भी एड्स हैं ना उनको कीप करना पड़ता है, उनकी रिक्वेस्ट को ना कंट्रोल करना पड़ता है कि कहाँ पे रिक्वेस्ट हमने शेयर करनी है, कहाँ पे भेजनी है, वो सारी चीजें ना कीप करवा के उसके बाद फिर देन। अदरवाइज अगर हम एक ही रिक्वेस्ट अगर स्प्लैश पे भेज रहे हैं उसको शो हम एग्जिट पे करवा रहे हैं या इस तरह, तो वो इतनी रिक्वेस्टें जाएंगी कि वो एडवर्ब कहेगा यार आप तो शो ही नहीं करवा रहे, अगर यूजर वहां तक पहुंच ही नहीं रहा जहां पे जो बेसिकली एडवर्ब का वो होता है। जो पॉलिसी हो यही है कि अगर फॉर एग्जांपल जहां पे आप ऐड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसी स्क्रीन के ऊपर ही आप वो शो भी करवाएं, ऐसे ही है। ठीक है। तो उसके बेस्ट ईसीपीएम भी बेस्ट होता है, ठीक है, और बाकी सारी चीजें भी, शो रेट भी चाहिए आता है उसका। ऐसे ये नहीं है कि आपने एक ऐड लोड करके रखा हुआ है और आप उसको जो है वो 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद शो करवा रहे हैं। तो बेसिकली यूज़र के गूगल के पास ऑलरेडी आपके अलावा भी ऐप्स मौजूद हैं, आपके अलावा भी पब्लिशर्स मौजूद हैं जहाँ पे वो ऐड उसी टाइम पे जो है वो सर्व कर सकता है। तो आपकी ऐप में अगर उसको 5 मिनट 10 मिनट वेट करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो आपके रेवेन्यू को क्या करेगा, डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, अपनी रिक्वेस्ट को क्या करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है। रिक्वेस्ट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए फिर आपका फॉर्मेट टू फॉर्मेट जो है वो चीज़ें वेरी करती हैं। बैनर के लिए आपको कुछ और स्ट्रेटजीज यूज़ करना पड़ती हैं। बैनर के लिए लाइक आपके पास क्या होता है कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाते हो तो मे बी आपका जो पहली एक्टिविटी पे ऐड है आपको उसको हाइड करना पड़े, उसको कीप करना पड़े, फिर उसके बाद वापस आए तो सेम वही ऐड जो है वो शो करवाएं, उसके बाद वो रिफ्रेश होता है नहीं होता है वो बात की बात है। इसी तरह आपके पास इंडस्ट्रियल के केसेस में अलग मामला होगा क्योंकि इंडस्ट्रियल को आप कीप नहीं करवा सकते। इंडस्ट्रियल को आपको यूज़र को क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है, उसको बंद करना पड़ता है, उसके बाद वो आगे मूव करता है। तो आपके पास फॉर्मेट टू फॉर्मेट क्या करती हैं, चीज़ें वेरी करती। अच्छा, जब आपने देख लिया आपके पास हर एक फॉर्मेट का क्या है बेंचमार्क है, उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंगली अगर आपकी रिक्वेस्ट ऑप्टिमाइज्ड है, आपके शो रेट्स जो हैं उसी तरीके से क्या हो जाएंगे, मज़ीद ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। और आपका जो रेवेन्यू है वो ओबियसली डायरेक्टली कोरिलेट किसके साथ जाके करता है, आपके इंप्रेशंस के साथ करता है। अब आपके पास जब इंप्रेशंस क्या आएंगे, अच्छे आएंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंगली रेवेन्यू को क्या करना पड़ेगा, आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आपके पास अगर इंप्रेशंस नहीं सर्व हो रहे तो फिर उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी रिक्वेस्ट को जाके देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आ रही है आरपू और आरपीपीयू। बेसिकली आरपू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, और आरपीपीयू होता है एवरेज रेवेन्यू पर पेइंग यूज़र। ये जब हम आगे जाएंगे और उसके बाद हम फायरबेस या इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें ज़रा डिटेल के साथ ना बता दूंगा। सेशंस पर यूज़र और ये सारी चीज़ें भी वहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अभी रिसेंटली क्या किया कि गूगल ने हमारे पास ना रिपोर्ट्स के अंदर काफ़ी चीज़ों को इन्हांस किया है। आप कह सकते हैं फरवरी उसके बाद सितंबर के बाद, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स को उसने इन्हांस किया है, जिसमें हमारे पास
इम्प्रेशंस पर यूज़र, उसके बाद यूज़र एक्टिविटी रिपोर्ट को भी इन्हांस किया, उसके बाद आपकी मीडिएशन रिपोर्ट को भी काफ़ी इन्हांस किया है, जिसमें हमारे पास ये सेशंस पर यूज़र, एवरेज सेशन, उसके बाद इम्प्रेशंस पर सेशन, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है आपके पास, एक्टिव यूज़र का डाटा, डाओ माओ का डाटा, ये सारी चीज़ें जो है ना उसने आपको एडमोब के अंदर डायरेक्टली जो है वो इंटीग्रेट करके दे दी हैं। जब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर इन सारी KPIs को डायरेक्टली इवेल्युएट कर रहे होंगे तो फिर वहाँ पे हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। काइंडली मैं आपके साथ हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप में से कोई एक बंदा जो है वो स्क्रीन शो कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे फिर जो आपके पास जो है ना चीज़ें वो डायरेक्टली हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ है, हम शो रेट के ऊपर बात कर रहे थे, मैंने थोड़ी सी पहले एक डिस्कशन की थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप फ्लोर्स के ऊपर भी खेल रहे होते हैं। अब फ्लोर्स बेसिकली क्या होता है, फ्लोर क्या होता है कि आपके पास सपोज करें कोई एक स्पेसिफिक प्लेसमेंट है, उस प्लेसमेंट के लिए आपने कोई एक एड यूनिट क्रिएट किया है, उस एड यूनिट का आप चाहते हो कि यार मुझे मिनिमम जो है ना वो इतना ECPM मिलना चाहिए। फिर वहाँ पे जाके आप क्या करते हो, आप अपने उस मिनिमम ECPM को क्या करते हो, कस्टमली ऐड कर देते हो, तो वो आपका कस्टम ECPM होता है। समटाइम आप गूगल ऑप्टिमाइज्ड भी रखते हो, समटाइम आप उसको गूगल ऑप्टिमाइज्ड के अंदर भी आपके पास मीडियम, हाई का या फिर ऑल का जो है वो ऑप्शन मौजूद होता है कि आपको ऑल प्राइसेस के ऊपर चाहिए या फिर आपको मीडियम ECPM चाहिए या फिर हाई ECPM चाहिए। अब वो मीडियम या हाई जो है वो भी गूगल ऑप्टिमाइज्ड होता है कि गूगल देखता है कि अच्छा ये यूज़र जो है वो फलानी कंट्री से है, ये यूज़र जो है वो फलाने ऐड यूनिट के अगेंस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, या इस यूज़र की हमारे पास क्या है, ये जो है क्या नाम है इसका, ऐड प्रेफरेंसेस हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली इस यूज़र को मैं मैक्सिमम इतना ECPM का ऐड जो है वो सर्व कर सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके पास एक हाई या मीडियम के अगेंस्ट भी एक वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। मतलब आपके जो बाकी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, वो डायरेक्टली को रिलेट कर रहे होते हैं वहाँ पे भी आपकी अर्निंग्स के साथ। तो वो चीज़ें भी आपने देखनी है। सबसे दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपने अपनी रिक्वेस्ट को क्या करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है टू गेट मैक्सिमम रेवेन्यू। अच्छा, थोड़ा सा हम डिस्कशन अभी क्योंकि टाइम है तो मेरे ख्याल में हम बिडिंग के ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, अब बिडिंग के ऊपर क्या होता है कि गूगल, मैंने आपको बताया कि आपके पास मोनेटाइजेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एडमोब नहीं है, आपके पास मल्टीपल जो है वो दूसरे भी नेटवर्क्स मौजूद हैं जो कि आपको क्या करते हैं, ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी ऐप के अंदर एड्स को लगा सकें। लाइक आपके पास पेंगल है, मिंटिग्रल है, लिफ्ट ऑफ है, फिर उसके बाद आपके पास यूनिटी है, इसी तरह आयरन सोर्स है, इनमोबी है, और भी मल्टीपल आपके पास मौजूद है। आप अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितने नेटवर्क्स को अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये नेटवर्क क्या कहते हैं, आपके पास अगर तो आप इनको अगर 1 बाय 1 खुद हैंडल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप खुद सोच के देखें कि आपके पास 10 मीडिएशन तो नहीं, 10 ऐड नेटवर्क्स आपकी ऐप के अंदर इंटीग्रेटेड हो जिनको आप 1 बाय 1 खुद हैंडल कर रहे हो, तो उसमें क्या आएगा, आपके पास आपको बहुत सारी कोडिंग साइड पे खुद हैंडलिंग्स करना पड़ेंगी। आपको रिक्वेस्ट, एक नेटवर्क की रिक्वेस्ट ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अब आपको 10 नेटवर्क्स की रिक्वेस्ट को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो आपके पास ना जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये काम जो है ना वो आपके पास डायरेक्टली कोई एक नेटवर्क जिसको आप एज अ मेजर नेटवर्क या मेन नेटवर्क के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, वो आपको क्या करता है, एज अ बिडिंग के तौर पे या वाटरफॉल के तौर पे दूसरे नेटवर्क्स को ऐड करने का ऑप्शन देता है कि वो जो सारा का सारा हेक्टिक काम है वो हम कर लेंगे, आप जो है ना वो सिंपली क्या करो, बाकी नेटवर्क्स को इंटीग्रेट करके छोड़ दो, बाकी सारा जो हेक्टिक काम वो हमारे ऊपर छोड़ दो। फिर क्या होता है कि अब वो नेटवर्क्स जो है ना वो दो तरह से आपस में कम्पीट करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने उनको एज अ बिडिंग नेटवर्क के तौर पे ऐड किया हुआ है या एज अ वाटरफॉल नेटवर्क के तौर पे ऐड किया हुआ। अगर तो आप उनको एज अ बिडिंग नेटवर्क के तौर पे ऐड करोगे तो बिडिंग नेटवर्क बेसिकली वही सेम सिस्टम होता है जो कि नॉर्मली एक बोली सिस्टम होता है कि बोली लगाई जाती है किसी एक चीज़ के लिए, ऑक्शन किया जाता है कि सपोज करें इस प्लेसमेंट के लिए मेरे पास ये यूज़र की प्रेफरेंसेस है, इस यूज़र को आप ऐड सर्व करना चाहते हैं, तो अब आप कितना जो है वो ECPM जो है वो ऑफ़र कर सकते हैं। तो डिफरेंट नेटवर्क्स क्या करते हैं, बिडिंग करते हैं रन टाइम के ऊपर, और रन टाइम के ऊपर जो भी उनमें से हाई प्राइस जो है वो ऑफ़र करता है उसको उस प्लेसमेंट का ऐड क्या हो जाता है, सर्व हो जाता है, या उसको मिल जाता है, और आपका जो पब्लिशर है उसको वो ऐड क्या हो जाता है, सर्व हो जाता है। इस तरीके से आपके पास जो बिडिंग नेटवर्क है वो क्या कर रहा होता है, ऑपरेट कर रहा होता है। जी 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 भाई। अच्छा शराब भाई, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर फॉर एग्जांपल जो एड मॉब है वो जो आपने मेडिएशन का बताया कि मेडिएशन इस एड सर्व कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो उसका जो रिलेशन है ECPM के साथ, जी जी। ठीक है, अगर हमने फ्लोरिंग लगाई हुई है, ठीक है। सही सही हो गया, ठीक है। और ECPM
यानी कि हमने कस्टम ईसीपीएम दिया है, तो वो फिर वही वैल्यू उसी को नहीं कट करेगा अगर फॉर एग्जांपल वो आए थे तो। इसमें फिर ये होता है कि वो मिनिमम आपके पास क्या करेंगे, आप सिंपल नेटवर्क को यूज़ कर रहे थे ना, ठीक है, आपने हाँ मिनिमम नेटवर्क का ACPM सेट कर दिया। अब इसमें ना पता क्या होता है, इसके अंदर ना कन्फ्यूजन करते हैं लोग समटाइम, क्या करते हैं कि यार वो कहते हैं कि अच्छा सपोज करें मेरे पास एडमोब पे ऑल प्राइसेस सेट थी, मैंने किसी में इंटीग्रल या बाकी जो मीडिएशन नेटवर्क है उसके अंदर मिनिमम इतना सेट कर दिया था। अब आपको जो है ना बेसिकली वहाँ पे वो जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं वो आपके किसके अकॉर्डिंगली ऑपरेट करेंगे, आपके मेन नेटवर्क के अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर तो आपके कस्टम नेटवर्क्स के ऊपर हैं तो वो वहाँ पे मैटर नहीं कर रहे, ठीक है। आपका जो भी कैलकुलेशन है अब वो क्या होंगी, आपके मेन नेटवर्क के अकॉर्डिंगली होंगी। दूसरी चीज़ पता क्या होती है, अब सपोज करें मेन नेटवर्क के ऊपर ही आपने एक फ्लोरिंग सेट की हुई है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो ना कि मैंने मेन नेटवर्क एडमोब ही लिया, एडमोब के ऊपर मैंने क्या कर दिया था, एक मिनिमम जो है वो ECPM सेट कर दिया था। अगर तो मिनिमम ECPM सेट वो एडमोब खुद सर्व नहीं कर सकता तो बाकियों से वो पूछेगा कि अच्छा इस मिनिमम नेटवर्क के ऊपर आप सर्व कर सकते हैं। अगर तो सर्व करेंगे तो ठीक है। फ्लोरिंग के केस में क्या होगा कि आपका जो फिल रेट है वो बहुत ज़्यादा मे भी चांसेस हैं कि वो कम हो जाए। अगर तो ऐड बिल्कुल अवेलेबल बिल्कुल है, ऐसा ही है। जी जी, हाँ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आपका जो फिल रेट है वहाँ वो जाके क्या हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है। आपको अपने फिल रेट को अगर इम्प्रूव करना है तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि जब आप मल्टीपल नेटवर्क्स को ऐड कर रहे हो तो आप उसको ऑल प्राइसेस पे सेट करें। ऑल प्राइसेस पे फिर आपको यस जो चीज़ मिलती है आप उसको ले लें, क्योंकि वहाँ पे आपका जो सपोज करें आपने $5 का ECPM सेट किया, अब $5 पे आपको 1000 इंप्रेशन सर्व हुए हैं तो वो आपका $5 ही जनरेट करके देगा। लेकिन सपोज करें आपकी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट थी लाख, लाख पे आपको जो है वो 1000 इंप्रेशन सर्व हुआ है $5 के ECPM के अगेंस्ट, ठीक है। तो आपका शो रेट बहुत ज़्यादा या आपका फिल रेट है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है। लेकिन यही आप अगर $2 का ECPM आपको मिल रहा होता ऑन एवरेज और आपकी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो है ना वो सपोज करें लाख के अगेंस्ट आपको 20,000 30,000 या 40,000 इंप्रेशन सर्व हुए थे, तो आपका वहाँ पे जो अर्निंग है वो क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो देखिए फॉर एग्जांपल यूज इससे तो फिर जो यूजर आएगा वो तो महंगा आएगा। लाइक आप महंगा नहीं आएगा, इसमें हमने आप यूज़र एक्सपीरियंस की बात कर सकते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा कि 1000 इंप्रेशन सर्व हो रहे हैं तो पर यूज़र इंप्रेशन कम है। लेकिन जब आप वो 1000 को 20,000 पे लेके जाओगे तो पर यूज़र इंप्रेशन बढ़ गए तो यूज़र इरिटेट हो सकता है। वो हाँ ये आपके बात है। वो आपके डायरेक्टली बाकी पैरामीटर्स को इम्पैक्ट कर सकता है। वो फिर हम चीज़ें विद टाइम जो है ना वो मतलब जब हम स्ट्रेटजाइज कर रहे होते हैं तो उसमें देखेंगे कि अच्छा उन चीज़ों को अगर हैंडल करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब हम बात करें वाटरफॉल की। अब वाटरफॉल के अंदर बेसिकली क्या करते हो कि आपके पास आप एक ना ECPM की वैल्यूज़ सेट करते हो अपने सेटअप के अंदर जाके, ठीक है। इसमें आप फ्लोरिंग नहीं बेसिकली कर रहे हो, आप वाटरफॉल सेटअप कर रहे होते हैं, जिसमें मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें आप क्या करते हो कि आपने क्या किया कि मैंने एक सेटअप बनाया, मैंने एक कंट्री के अंदर जाके ना देखना था कि अच्छा इस कंट्री के अंदर मुझे जो है वो सपोज $50 का जो है ना अभी ECPM मिल रहा है करंट जो मेरी सेटिंग्स है उनके अकॉर्डिंगली। अगर मुझे ये देखना हो कि अच्छा 50 से ज़्यादा भी मुझे सर्व हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसके लिए फिर मेरे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं उस 50 से कुछ ऊपर की वैल्यूज़ को अपने माइंड में एक सेट करूँगा और उस 50 से लेके लाइक सपोज करें मैंने ऊपर कुछ वैल्यूज़ ले ली, 55 ले ली, 60 ले ली, 65 ले ली, 70 ले ली, इसी तरीके से 75 तक ले ली, ठीक है। $25 तक का मैंने ऊपर एक ECPM सेट कर दिया, बट डायरेक्टली वो $25 इस तरीके से नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बीच में रैशनल नंबर्स को देखें तो वो इनफाइनाइट होंगे, तो आप उतनी एड यूनिट्स तो क्रिएट नहीं कर सकते, तो आपको बीच में काफ़ी कुछ मतलब स्पेसिंग लेना पड़ती है। लाइक $1 की स्पेस ले ली या आपको $5 की बीच में ना स्पेस ले ली, तो आप उतने डॉलर पे क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो। जब आपने नंबर ऑफ अपने एड यूनिट्स बढ़ा लिए, लाइक एक आपने 75 का सेट किया हुआ, एक 70 का कर लिया, एक 65, एक 60, इसी तरीके से फिर इसी तरह कुछ आपने नीचे वैल्यूज़ एडजस्ट कर ली। जब आपने ये पूरा वाटरफॉल सेटअप किया है तो वाटरफॉल के सेटअप के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले जो रिक्वेस्ट जाएगी वो हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर जाएगी। हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर तमाम जो आपने मीडिएशन नेटवर्क्स इंटीग्रेट किए होंगे उनके उनसे जो है वो रिक्वेस्ट की जाएगी कि आपके पास इस प्लेसमेंट के लिए इतनी ECPM का ऐड आप सर्व करना चाहोगे या नहीं चाहोगे, ठीक है।
कुछ सपोज करें आपका जो 75 वैल्यू थी उसमें आपके पहले जितने भी नेटवर्क थे सब ने सपोज रिफ्यूज़ किया। रिफ्यूज़ करने के बाद फिर उसके बाद 70 को भी रिफ्यूज़ किया। किसी एक नेटवर्क ने जो है वो 65 पे जो है वो आपका कर दिया कि अच्छा ठीक है मैं इस ECPM पे जो है वो वैल्यू सर्व कर सकता हूँ। तो अब आपका ये देखिए कि पहले जहाँ पे आपको $50 का ऐड जो है वो सर्व हो रहा था ECPM, अब आपके पास क्या हो जाएगा $65 का जो है वो ECPM एक इम्प्रेशन के लिए सर्व हो गया। तो इसी तरीके से आपके पास ये चीज़ें चलती जाती है। और सम टाइम आपके पास ये स्ट्रेटजी आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप बिडिंग प्लस वाटरफॉल दोनों ऐड करना चाहो तो दोनों ऐड कर लो। अगर बिडिंग प्लस टेस्ट के तौर पे साथ में वाटरफॉल ऐड करना चाहो तो वहाँ पे आप टेस्ट भी रन कर सकते हो। अगर सिंपली वाटरफॉल ऐड करना चाहो तो सिंपली वाटरफॉल भी ऐड कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है कि आपने कौन सा सेटअप करना है। लेकिन हाँ इसके इसके केस में जब आप मल्टीपल अपने एक और चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि सबसे पहले जो हम रिक्वेस्ट को ऑप्टिमाइज़ करने की बात कर रहे हो ना, जब आप मल्टीपल ऐड नेटवर्क्स को ऐड करते हो तो ऐड लेटेंसी भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, आपको ये देखना है ऐड लेटेंसी बेसिकली ऐड लोडिंग टाइम और ये वो सारी चीज़ें कि आपका कितना ज़्यादा टाइम जो है ना लोड होने में यूज़र का टाइम लग रहा है। नॉर्मली जो है ना आपके पास हर एक नेटवर्क जिस तरह आप बैनर ऐड आपका ना विद इन 2 to 3 सेकेंड 4 सेकेंड जो है ना वो लोड हो जाता है। इंटरस्टिशियल आपका 8 to 12 सेकेंड्स के बीच में लोड हो जाता है। लेकिन जब आप मल्टीपल ऐड नेटवर्क्स बढ़ा देते हो, मल्टीपल आप उसके बाद क्या करते हो वाटरफॉल के ये वैल्यूज सेटअप कर देते हो। सपोज आपने 100 वैल्यूज सेटअप कर दी तो ऑब्वियसली 100 वैल्यू में से सपोज करें आपकी पहली 50 वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो है ना वो ऐड लोड नहीं हुआ, ऐड मैच नहीं हुआ। जब ऐड मैच नहीं हुआ तो आपने आप 50 वैल्यूज़ को रिक्वेस्ट किया, वो मिली सेकेंड के अंदर भी हो अगर, तो आप अंदाज़ा करके देखिए कि आपका जो ऐड लोड का टाइम है वहाँ पे वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए आपने जब भी वाटरफॉल सेटअप करना है तो वाटरफॉल सेटअप करते हुए आपको अपने ऐड लेटेंसी का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको माइंड में रख के क्या करना है, ऐड को रिक्वेस्ट करना है। ठीक है जोए भाई, आप इस चीज़ को अगर थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें इनको तो और भी अच्छा होगा। अवेलेबल हैं जोहेब भाई? आई थिंक जोहेब भाई अभी नहीं है। चलें, आपने जब भी मतलब इस चीज़ को माइंड में रख लें कि जब भी आपने वाटरफॉल सेटअप करना है आपने बहुत ज़्यादा ऐड यूनिट्स क्रिएट करके जो है ना वैल्यूज़ नहीं सेटअप कर देनी है। करने को तो आप पॉइंट्स के अंदर भी जो है ना वैल्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप करने को स्ट्रेटजी ये भी बना सकते हो कि मैं हर एक सेंड को जो है वो टारगेट करूँ। लाइक मैं एक वैल्यू सेट करूँ 50.01, एक वैल्यू सेट करूँ 50.02, 50.03, 50.04, करते करते मैं $75 तक जाऊँ। तो आपके मल्टीपल ऐड जो है ना वो मतलब ऐड यूनिट्स बढ़ जाएंगे। 50 से 51 तक जाते जाते भी आपके जो ऐड यूनिट्स है वो 100 ऐड यूनिट्स हो जाएंगे। 100 ऐड यूनिट्स इंटू 25, ओके अंदाज़ा कर लें 2500 ऐड यूनिट्स बनेंगे। करने को तो आप ये कर सकते हो बट ऐसा आपने नहीं करना है। आपको अपनी ऐड लेटेंसी और इस तरह की चीज़ों को भी थोड़ा सा माइंड में रख के जो है वो नंबर ऑफ़ ऐड यूनिट्स क्रिएट करने हैं वाटरफॉल के सेटअप के दौरान। किसी का अभी कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहजाद भी क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, कैसे? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शहजाद भी, ये कंट्री वाइज फॉर एग्जांपल कोई एक ही इंटरस्टिशियल ऐड है, ठीक है। अब उसकी मैं डिफरेंट कंट्री वाइज मतलब मेडिएशन कर रहा हूँ। ठीक है। अब उसमें डिफरेंट नेटवर्क्स, एक कंट्री के लिए डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, दूसरे कंट्री के लिए डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। ओके। फिर उनके लिए सेपरेट सेपरेट ही मैं जाके सेटिंग करूंगा सारी, ऐसे है ना? ऐसे ही अगर तो आप डिफरेंट कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि अगर आपने एक ही कर ली हुई है तो आप उसको कॉपी कर लें। सही है। और उसके जो बाद इंटरस्टिशियल की जो आपने आईडीज़ क्रिएट की हुई हैं, मे बी आपका क्वेश्चन आईडीज़ के अगेंस्ट होगा कि मैंने जो एक आईडीज़ क्रिएट की हुई थी वो आईडीज़ जो है ना वो मैं एक बिडिंग नेटवर्क की दूसरी बिडिंग नेटवर्क में ऐड कर सकता हूँ, तो कर सकते हैं आप। और मतलब उसमें बिडिंग सेटअप के अंदर बिडिंग या वाटरफॉल का जो मीडिएशन का सेटअप है उसमें आप कर सकते हैं।
सही है। अच्छा, दूसरा शहजाद भी ये थोड़ा सा ARPU और ARPDAV, एड व्यूअर और एवरेज रेवेन्यू पर डेली एक्टिव यूजर, इसको भी थोड़ा सा अभी जो है ना वो थोड़ा सा गाइड कर दें विद एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई एक यूजर की कास्ट इतनी आई है, तो मैं इसको फर्दर परफॉर्मेंस ट्रैक करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसके लिए पहले ये देखूँ। आइडिया तो है, लेकिन ये है कि एक थोड़ा सा एक्सपोजर और आइडिया मजीद हो जाएगा आपके एक्सपीरियंस से में। अच्छा, टाइम अगर थोड़ा सा। इसमें बेसिकली जी क्या होता है कि आपके पास जितने भी ये एड नेटवर्क्स हैं ना, ये आपको क्या करते हैं कि आपको ना ऑब्वियसली जो आपको रेवेन्यू सर्व कर रहे हैं, अब रेवेन्यू को आपने कैलकुलेट करना है। अगर सपोज कर आपने पर यूज़र कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपके उस दिन जो है वो एक्टिव यूज़र सपोज करें आपके थे लाख, 1 लाख थे, ठीक है। उस जी 1 लाख में से सपोज करें आपके जो एड व्यूअर थे वो एक लिमिटेड नंबर था, ठीक है, 80K कर लेते फॉर हाँ एग्जांपल। 80,000 है सपोज। अब आपके पास एक्टिव यूज़र आ गए, देन आपके पास क्या आ गए, एड व्यूअर आ गए। फिर उसके एड बाद व्यूअर भी आ गया। ठीक है, अब आपके पास उनके अगेंस्ट आपका एक एन नंबर ऑफ जो है वो रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर आपने क्या करना है, बिल्कुल। आपने एक्टिव यूज़र के अगेंस्ट रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, तो आप अपने उस रेवेन्यू को डिवाइड कर दोगे अपने एक्टिव यूज़र के साथ, ठीक है। डेली एक्टिव यूज़र जो होगा, आप उसको क्या कह सकते हैं, आप उसको कह सकते हो एवरेज रेवेन्यू पर डेली एक्टिव यूज़र या एवरेज रेवेन्यू पर एक्टिव यूज़र। आप उस दिन की अगर बात करना चाहें तो वो आपका वही सेम चीज़ बनेगी। फिर इसी तरह आप सेम रेवेन्यू को जब अपने एड व्यूअर्स के साथ डिवाइड करोगे, तो वो बेसिकली आपका क्या है, एवरेज रेवेन्यू पर आपका एड व्यूअर आ जाएगा, एड व्यूअर ठीक है। वगैरह। आप इसी तरह मतलब आपके पास एक होता है ए ARPU, उसके बाद एक आपका जी होता है ARPV, ठीक है, APV, ठीक है। बिल्कुल। वो आपका बेसिकली क्या बन जाता है, व्यूअर बन जाता है। फिर इसी तरह आपके पास ये एक रेवेन्यू बन गया। फिर आपके पास एक सर्टेन कैटेगरी होगी जिसमें आप सपोज करें एवरेज रेवेन्यू पर सेशन कैलकुलेट करना चाहें, तो आप उस दिन के टोटल सेशंस कैलकुलेट करेंगे। फिर इसी लेकिन इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये अगर आपको KPIs का डाटा चाहिए तो आप साथ ही साथ फायरबेस को कनेक्ट कर दें, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी रिपोर्ट्स के साथ डायरेक्टली ये जो है वो इम्बेड हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि दो तरह की KPIs होती हैं, कि आपके पास क्या होती हैं, डायमेंशंस होती है, एक आपके पास मैट्रिसेस होते हैं। उन मैट्रिसेस के अगेंस्ट आपको ये जो है ना एक कॉलम की फॉर्म में डायरेक्टली ये डाटा अवेलेबल हो जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है। फिर इसी तरह अच्छा। आपको अगर अपने CPI के अकॉर्डिंगली इनको कंपेयर करना है, तो CPI के अकॉर्डिंगली आप इन रेवेन्यूज़ को कंपेयर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक जो सेशन था उसमें आपको एक एग्जांपल दी थी कि आप वहाँ पे अगर अपनी CPI के अकॉर्डिंगली आपको या आपकी एड स्पेंड के अकॉर्डिंगली देखना है, तो वहाँ पे आप बेसिकली जिस चीज़ को देखोगे वो रोएस को देखोगे। अगर आपकी रोएस कैंपेन्स है, रोएस की प्रोग्रेशन को देखोगे। अगर आप रोएस जी की प्रोग्रेशन को देखते हुए डिसीजन लेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव डिसीजन होगा, बजाय इसके कि आप जो है वो इस तरह ये चीज़ें देख रहे हो। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में भी आपका उस दिन जो है वो सपोज करें आपने जो यूज़र एक्वायर किया वो टोटल उस दिन नहीं किया होगा, वो आपका कुछ ना कुछ इंस्टॉल बेस में से यूज़र आ रहा होता है, कुछ आपका यूज़र जो है वो फर्स्ट टाइम यूज़र होता है, कुछ यूज़र आपका रिटर्निंग यूज़र्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ना इस वैल्यू को जो क्या करती हैं, डिस्टॉर्ट करती हैं। ये आपका कंपैरिजन नहीं बनता डायरेक्टली जाकर अपनी CPI या फिर बाकी चीज़ों के साथ कंपेयर करने का। सही है। अच्छा, मेडिएशन में शहजाद भी आपके एक्सपीरियंस में ओवरऑल ऑल कंट्रीज हम करके जो है ना मेडिएशन सेट कर दें, वो बेटर है, उसका अच्छा इम्पैक्ट रहता है, या सेपरेट कंट्री वाइज चले जाएं? इसमें डिपेंड करता है, इसमें डिपेंड ये करता है कि आपकी सपोज करें 5 to 10 कंट्रीज़ ऐसी होंगी जो कि आपको मैक्सिमम रेवेन्यू ला के दे रही होंगी, ऐसे ही है। आप उन 5 to 10 सही। कंट्रीज़ में आप क्या कर सकते हो, आप सेपरेटली अगर कोई सेटअप कर सकते हो तो कर लें। बाकी कंट्रीज़ के अंदर फिर आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुपिंग किस बेस पे कर सकते हो कि अच्छा ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि मुझे एक रेंज स्पेसिफिक रेंज के अंदर ECPM सर्व कर रही हैं, तो वहाँ पे फिर आप कर सकते हो। लाइक ये आप गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, वो मैं अगर कहूँ कि मुझे एवरेज एक रेंज के अंदर ECPM सर्व कर रही थी, जी जी। तो मैंने गल्फ़ का एक ग्रुप बना दिया। फिर इसी तरह यूरोप का एक ग्रुप बना दिया। या फिर उनका कोई अगर मिक्सचर भी कोई करना पड़ता है कहीं पे जाके, तो बेस्ड ऑन ECPM वो मैं कर सकता हूँ। बेस्ड ऑन रीजन करना चाहूँ तो बेस्ड ऑन रीजन भी कर सकता हूँ। वो डिपेंड करता है।
लेकिन ये है कि जो आपके पास सेपरेट की बात है तो सेपरेट के लिए फिर आपकी जो टॉप 5 to 10 कंट्रीज़ हैं उन्हीं में जाएं, बाकी में जाने की ज़रूरत नहीं है। सही है। अच्छा, उसके अलावा अपना शहजाद भी ये क्लिक थ्रो विंडो जो है, जी जी। मतलब जनरली 7 डे की हमने सेट की होती है। ठीक है। अब वो आप हमारे ज़ाहिर है 30 डेज भी है, टिल 90 डेज तक भी है। ठीक है। तो ये जनरली तो यही 7 डेज की है। 14 डेज या 30 या मतलब एक लार्ज विंडो सेट करने का पर्पस क्या होता है, मतलब अगर तो ये आप किस पर्पस में एक्चुअली? अगर तो आप एड्स आप क्या करते हो बेसिकली, इसका जो पर्पस होता है ना वो ये होता है कि आप सपोज करें आपने एड स्पेंड किया, अगर तो उस एड स्पेंड के रिटर्न के ऊपर आप ज़्यादा देर वेट कर सकते हो रिटर्न के लिए, सही है। कि मुझे 30 डेज में रिटर्न की बजाय मुझे 90 डेज में भी रिटर्न हो जाए, तो आप 90 डेज की विंडो तो सेटअप कर लें। मतलब जस्ट यही पर्पस है। जी। लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ उतना ही, थोड़ा बहुत मे बी ज़्यादा भी मिल जाए किसी वजह से, बट आपकी उस विंडो के दौरान ही कैलकुलेट होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो हम जब उसको 7 डेज में गेट कर सकते हैं तो मैं क्यों 30 डेज में लूँ, मैं क्यों 90 डेज में लूँ? हाँ, वही मतलब मेरी रिटेंशन ही 7 डेज तक है, तो फिर मैं लार्ज विंडो क्यों सेट करूं जिससे मुझे वो वेटिंग में रहे, रिजल्ट ही ना मिले या लर्निंग में रहे, मतलब इस तरह के ये फैक्टर्स हो सकते। अच्छा, ये व्यू थ्रो विंडो ये किस पर्पज के लिए यूज होती है गूगल एड्स में ये जो है? वैसे मैं इसको देख भी लूंगा, चलो एक मेरे माइंड में आ गए कुछ। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके पास पोज करें, आपने आज एड इम्प्रेशन देखा, आप यूज़र हैं, ठीक है, आपने आज एड इम्प्रेशन देखा, लेकिन आपने आज जो है वो उसको इंस्टॉल नहीं किया। ओके ओके ओके, समझ आ गई, बस ठीक है, क्लियर हो गया, कल समझ आ गया बिल्कुल। जी। आप कल को ऐप जो है वो डायरेक्टली सर्च करके भी इंस्टॉल कर लोगे, तो आप उस व्यू थ्रू विंडो की वजह से क्या जी जी, करोगे, उस एड इम्प्रेशन की कन्वर्जन में चले जाओगे। बिल्कुल वो समझ आ गई। अगर मेरी व्यू थ्रो कन्वर्जन में कोई भी डाटा नहीं आ रहा है, इट्स मीन जिस दिन भी यूजर आ रहा है सेम डे इंस्टॉल कर रहा है। जी ऐसे ही है। ठीक है, जजाकल्ला। जी, थैंक यू। सही है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलें ठीक है, फिर आई थिंक वाइंड अप करते हैं, टाइम वैसे भी होने वाला है पूरा। जी थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।